नमस्कार। आज हमारे साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आपको हम बता दें रवि चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक बहुत ही ज्ञाता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज का जो मुद्दा है, मुद्दे पे हम बात करेंगे। एक तो जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, उसके लिए सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जैसा आप देख रहे हो, बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है और अदर जो पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भी अपना जितना भी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश वो आप कह सकते हैं कि जो चुनावी दौड़ है वो शुरू हो चुकी है। हरिंदर ताऊ, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, अभी अभी जो एक कानून बना रन एंड हिट ड्राइवरों के लिए, तो आपके हिसाब से ये कानून जो बनाया गया है, रोड पे ट्रक वाला अगर किसी को मार जाएगा और उसके बाद उसको जुर्माना और सजा सजा इतनी कर दी गई है बहुत ज्यादा, जिससे कि जितने भी ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और अपनी अपनी नौकरी छोड़कर गांवों में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो चाहे सब्जी बेच लेंगे लेकिन गाड़ी ट्रक नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। कल कोई हमारे ट्रक के आगे मारा गया तो हमें तो जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। हरिंदर, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट रुक जाए। आपके घर में भी स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह कुछ होंगी, स्कूटी होंगी। जी आपके आपके जी परिवार के बच्चे भी चलते होंगे, आप लोग भी चलते होंगे। तो क्या जी ये तुगलकी फरमान जिस तरीके से आया है, ये जी ये तानाशाह का एक सबसे अलग तरह का कानून आया है। हर व्यक्ति जी को आप भाई, अगर आप नहीं भागोगे तो जनता यमराज के दर्शन करा देगी ड्राइवर को तुरंत। जी ये कोई विदेशी तरह के लोग थोड़ा ही हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं। सबकी भावनाएं भड़क जाती हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। भले ही चाहे जी मेरे परिवार में 10 भले ही चाहे मेरे परिवार में 10 लोग ड्राइवर हैं, लेकिन अगर कहीं जी एक्सीडेंट होगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा कि मैं ड्राइवर को पीट दूं। तो इस जी तरह के लोग हैं यहाँ। तो अगर ड्राइवर नहीं भागेगा और वो भाग करके पुलिस थाने में या कहीं और नहीं जाएगा तो भीड़ जो है उसको मार देगी। जी तो वो अपनी जान बचाने के लिए, भीड़ से जान बचाने के लिए वो भागता है। जी और आपने कर दिया कि 10 साल की सजा कर देंगे अगर भाग गया, और 15-20 लाख रुपए, आप 10-15 लाख रुपए आप पे जुर्माना हो जाएगा। एक जी ड्राइवर अगर 10-15 लाख रुपए का मालिक होगा तो वो व्यक्ति क्या इसकी आपकी कार चलाएगा या ट्रक चलाएगा? वो तो 10 लाख में कुछ जी अपना हिल्ला करके कोई अपनी दुकान कर लेगा। जी तो इस तरीके से तो आप ना सड़कों पे गाड़ियां चलने दोगे, ना ट्रक चलने दोगे, ना कार चलने दोगे, ना स्कूटर चलने दोगे, ना मोटरसाइकिल चलने दोगे। और ये जो राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो ये तो ड्राइवर रखते हैं, इनके बच्चे भी तो लेकर निकलते हैं, वो भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक गैर जिम्मेदाराना कानून है और अनपढ़ लोगों के द्वारा लाया गया कानून है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये तुरंत वापस होना चाहिए। मैं इसका जी जमीन से लेके आसमान तक विरोध करूंगा। मैं इस कानून का विरोध करूंगा। मैं देश के हर उस नागरिक के साथ हूं जिसके पास लाइसेंस है। हरिंदर ताऊ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कानून तो खैर जैसा भी बनाया है, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो किसान, जो ड्राइवर हैं, वो तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा हरिंदर ताऊ, कि आप भी राजनीति में पूरा सक्रिय हैं और किसान नेता हैं, किसानों की बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी अभी कल कल परसों की जो बात हुई है कि जो प्रियंका गांधी है उसको भी आरोपी नहीं बनाया गया है। केवल जो जमीन पहले खरीदी गई थी फरीदाबाद में, उसमें केवल चार्जशीट में उनका नाम जोड़कर
क्या चुनाव आ रहा है इसलिए 2024 का प्रेशर बनाया जा रहा है? आपके विचार जानना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, इस तरह के जो नोटिस होते हैं वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के, ये परेशान करने के लिए होते हैं और जनता को दिखाने के लिए होते हैं कि हम सब दूध के धुले हैं और बाकी जितना विपक्ष है वो सारा जो है भ्रष्टाचारी है, और मुझे ये भ्रष्टाचारी साबित करेंगे और मैं कल को कूद के इनकी तरफ चला जाऊं तो मैं शायद हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार और सबसे स्वच्छ छवि का आदमी, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जो का महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है शरद पवार का भतीजा, उस पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगाया और 3 दिन या 4 दिन के बाद उसको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया और फाइनेंस का उसे विभाग दे दिया। तो कोई बता सकता है कि उस 70,000 में से देश के प्रधानमंत्री जी ने कितना लिया है क्लीन चिट देने के लिए? आप आसाम के मुख्यमंत्री को ले लो, जब वो कांग्रेस में थे हेमंत बिस्वा, तब इन्होंने 1 महीने तक विधानसभा नहीं चलने दी थी बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले पे और हमारे देश के गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने इतनी मोटी लगभग एक पूरी किताब छापी थी उसके भ्रष्टाचार की, और जैसे ही उसने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की वो दूध का धुला हो गया और उसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है ये सरकार नहीं बता पाती। और देखिए, मैं किसी भ्रष्टाचारी का सपोर्ट नहीं करता, जो भ्रष्टाचारी होगा जेल जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 500 करोड़ का घोटाले का आरोप अभी प्रेजेंट चुनावों में लगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर, और राजस्थान में एक लाल डायरी की बात करते थे देश के प्रधानमंत्री, लाल डायरी। चुनाव खत्म हो गए, वो लाल डायरी पता नहीं कहां चली गई और वो 500 करोड़ का भी काम खत्म हो गया। अरे जब वो लाल डायरी थी उसे निकालो और उसे राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं उनको जेल में डालो, रमन सिंह को जेल में डालो, क्यों नहीं डाल रहे उसे? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डालो, लेकिन डाले कहां? ये तो जनता को एक परसेप्शन दिखाना था कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, हम सब ईमानदार हैं। हरिंदर साहब, बीजेपी कह रही है कि हम अब की बार 400 के पार जाएंगे, सीटें जो है हमारी 400 के पार होंगी, आपके विचार? जो भी पार्टी इस तरह का लगाती है, जो इस तरह की बातें करती है, समझ लो वो डर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए इस तरह के वादे दिए जाते हैं। यही बीजेपी है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो अमित शाह 200 पार कह रहे थे, क्या हुआ? यही अमित शाह है जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, क्या कह रहे थे? यही अमित शाह है जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तब क्या कह रहे थे? यही बीजेपी के लोग हैं जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे तब क्या कह रहे थे? तो देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को झूठ बोलने का एक लाइसेंस मिला हुआ है, और मैं ये नहीं कहता कि कौन कितना जीतेगा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपके पास 10 साल से सत्ता है और 10 साल से आपने जो देश की जनता के लिए काम किया है, आप वो बताइए कि हमने ये काम किया है तो हमें वोट दें, हमने ये काम किया। हरिंदर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं एक सवाल रवि चौधरी जी से कर लूं कि अभी जो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी करना चाह रहे हैं, जो कि असम से और मुंबई तक होगी, और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, क्या कांग्रेस में एक ही नेता है और कोई नेता ही नहीं है जो सड़कों पर चले और जनता को जोड़े? तो क्या ये यात्रा अब जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं ये सही समय है, और ये यात्रा क्या कुछ फलदायी रहेगी
रवि चौधरी जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी को प्रणाम, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने दर्शक आप हम सभी को ये देख रहे हैं, सभी को नमस्कार और साधुवाद आपको कि आप इस प्रकार की बहस चर्चा लेकर के आए हैं एक ज्वलंत मुद्दा वर्तमान समय में। जी। जहां तक प्रश्न आदरणीय राहुल गांधी जी का है कि आप कह रहे हैं कि एकमात्र नेता हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसा कहना तो एक बचकानी बात होगी कि राहुल गांधी जी के एकमात्र नेता हैं। जब पूर्व में राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की थी, तो आदरणीय बहन जी भी हैं, ये भी इस चीज को बहुत अच्छे तरह से स्मरण होगा, आपको भी स्मरण होगा कि जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण पूरे भारत को अपने पैरों से नाप दिया था, तो उस समय ढेरों लोग, लाखों लोग उनके साथ में लगे थे। तो ऐसा कह देना मात्र के केवल और केवल के इसमें एक आदरणीय राहुल जी ही ऐसा सब कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। और जहां तक प्रश्न समय का है, तो समय तो इससे पूर्व में उन्होंने एक यात्रा समाप्त की है, एक नई यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। और जहां तक अभी समय की बात है, तो 2024 एकदम सामने है, ज्वलंत मुद्दा है, उसके अनुसार वो कर रहे हैं। जी। क्या ये यात्रा फलदायी रहेगी इनके लिए? बिल्कुल। कोई भी यात्रा, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति और मूलतः किसी परिप्रेक्ष्य में लेकर के एक राजनीतिक रूप से और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने के लिए, इस देश की माटी से जुड़ने के लिए, इस देश के लोगों से मिलने के लिए, इस देश को प्रत्येक धड़कन को समझने के लिए, इस देश को अंगीकृत करने के लिए कोई यदि यात्रा की जाती है, तो बिल्कुल फलदायी होती है। परमपिता परमेश्वर भी उसका फल देते हैं। आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी एक बार इस प्रकार की यात्रा की थी और इतिहास साक्षी है कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए ऐतिहासिक जो कदम उठाया, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है, स्वर्णिम भूमिका रही है। लेकिन जो अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके बाद 5 राज्यों का चुनाव हुआ और उसका रिजल्ट आया, लेकिन उस चुनाव यात्रा का प्रभाव कहीं नजर नहीं आया। केवल एक राज्य तेलंगाना में ही कांग्रेस आई। नहीं, अब इसमें मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। ये चुनाव का जो मुद्दा है, जब आप धरातल पे बात करते हैं, तो धरातल पे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो वर्तमान की शासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं से खिन्न हैं, और पता नहीं क्यों, ये तो जांच का विषय है कि क्या कारण ऐसा है कि अंततः जो परिणाम एक लंबे समय में आने चाहिए, 6 घंटे में परिणाम आ जा रहे हैं। तो कहीं नहीं, आपका इशारा ईवीएम की तरफ है, कहीं ईवीएम में गड़बड़ है क्या? नहीं, ईवीएम और ये सब एक जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। इस पे पूर्णतः एक विशुद्ध चर्चा भी होनी चाहिए, और बड़ी जल्दी से एकदम से निर्णय आ जा रहे हैं। और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं हरिंदर ताऊ से एक सवाल मेरा ये है कि हरिंदर ताऊ, क्या यात्रा करने से अगर कोई प्रभाव पड़ता है, तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? या आपके विचार ऐसे हैं कि उसका कोई प्रभाव देखने को मिला? हरिंदर ताऊ, हरिंदर ताऊ को जी आवाज आ रही है? हरिंदर ताऊ, आवाज नहीं आ रही है हरिंदर ताऊ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जो भारत जोड़ो आपकी आवाज नहीं आ रही, होस्ट की आवाज नहीं आ रही है। होस्ट की आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से जुड़ो, तो आवाज आएगी। मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, दोबारा से जुड़ना आप। अब आवाज आ रही है हरिंदर ताऊ? आवाज आ रही है हरिंदर ताऊ? हरिंदर ताऊ को आवाज नहीं आ रही। दोबारा से कनेक्ट करते हैं हम आपको। दोबारा से कनेक्ट करिए आप। जी, रवि चौधरी जी से ही हम सवाल कर लेते हैं
कि क्या 2024 में राहुल गांधी कोई असर जनता के ऊपर छोड़ पाएंगे, और क्या ये गठबंधन कामयाब रहेगा? देखिए, केवल राहुल गांधी जी का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न देश की राष्ट्रीयता, अस्मिता और देश की एक विचारधारा का है। इसमें केवल राहुल गांधी जी का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है ही नहीं कि राहुल गांधी जी इस पे कोई छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे, ये प्रश्न है ही नहीं। राहुल गांधी जी जब पहले भी इस प्रकार की यात्रा कर चुके हैं, अभी भी यात्रा कर चुके हैं। आप ढेरों लोगों से मिलेंगे और समझेंगे और पाएंगे कि कहीं ना कहीं कभी किसी न किसी रूप में आप देखते हैं कि जनता में यदि कोई रोष भी है, लेकिन अंततः परिणाम में वो रोष नहीं दिखता है। जब परिणाम आते हैं तो बहुत जल्दी शीघ्र यथाशीघ्र परिणाम भी आ जाते हैं, और वो रोष ईवीएम मशीन की जब पिटारा खुलता है तो रोष कहीं गायब हो जाता है। तो ये एक आपको क्या विषय लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कितनी सीटें 2024 में ला पाएगा? अब ये 2024 में इंडिया गठबंधन किस प्रकार से एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है, उनमें किस प्रकार की सहमति हो पाती है, यह तो देखने वाला विषय है। और अभी समय है, समय अभी कुछ है, अभी तो परिवर्तन किधर भी हो सकता है, किसी भी रूप में बाजी जा सकती है, परिवर्तन हो सकता है, और बड़ा परिवर्तन इस 2024 में देखने को मिल सकता है, चकित परिवर्तन। चकित मैं आता हूँ आश्चर्य। आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं हरिंदर ताऊ से हरिंदर ताऊ, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है, आ रही है। जी हरिंदर ताऊ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कल कल मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं, और कुछ योजनाएं जो हैं वहां पे, कुछ योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, और उसके बाद जो कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा, उसमें भी वो 22 जनवरी को जाएंगे। तो क्या जो राम मंदिर का मुद्दा है ये 2024 में इनको फायदा पहुंचाएगा? फायदा और नुकसान तो जनता को देखना है, और ये तो चाहेंगे, ये तो क्योंकि इनके पास काम तो कुछ है नहीं अपना बताने को, तो ये तो बस वही करते हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो राम को बेचने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं एक बयान सुन रहा था, जो वहां ट्रस्टी बना रखे चंपत राय, और चंपत राय ने जो बयान दिया है कि ऐसे बयान दिया है कि उसने मोदी तो विष्णु के अवतार हैं, और श्री राम भी, पुरुषोत्तम राम भी विष्णु के अवतार हैं। तो हो सकता है 22 तारीख को रामचंद्र जी की नहीं, शायद मोदी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो। हमें तो ऐसा ही लग रहा। क्योंकि आप देखो, उत्तर प्रदेश का मंदिर है, उत्तर प्रदेश में मंदिर है, और गर्भगृह के अंदर एक भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं रहेगा। भाई, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी जी, वो उत्तराखंड के हैं। एक रहेंगे मोदी जी, एक रहेगी आनंदीबेन पटेल, और एक रहेगा आरएसएस का प्रमुख, और एक रहेगा पुजारी। तो ये सारे लोग उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले लोग क्या करने जाएंगे 22 तारीख को? जहां देश के राष्ट्रपति को ना बुलाया जाए, उपराष्ट्रपति को ना बुलाया जाए, किसी एससी एसटी ओबीसी को ना बुलाया जाए, और विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाए, और मोदी जी खड़े होकर के अपना भाषण पेलेंगे, और सामने विपक्ष वाले बैठेंगे तो उन पे तंज कसेंगे। तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए हम 22 तारीख को कोई विपक्ष का नहीं जाना चाहिए। जाए दर्शन करने, 23 को जाए, 24 को जाए, 25 को जाए, कोई जरूरी है 22 तारीख को ही? क्या तो विपक्ष, ये जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी बोलते हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, क्या ये धीरे धीरे सबको ठिकाने लगा देंगे और केवल एक ही पार्टी इस देश के अंदर रह जाएगी?
देखो तानाशाह तो यही देखो भाई, तानाशाह तो यही चाहते हैं, क्योंकि यही नीति अपनाई थी हिटलर ने, वो नहीं बचे। यही अंग्रेजों ने अपनाई थी कि सारे क्रांतिकारियों को खत्म कर दिया जाए। तो जो उन्होंने 4 क्रांतिकारी देश के खत्म किए भारत के, तो हजारों क्रांतिकारी खड़े हो गए थे। और भाई ये हिटलर के वंशज तो ये हैं ही बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। आप इनकी ड्रेस देख लो, इनकी टोपी देख लो, सारी वही है, सारे वही नीति चलते हैं। आज ये जो है सारे देशभक्त बन रहे हैं। और बताओ आजादी की लड़ाई में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, बताओ। जब देश की आजादी की लड़ाई देश लड़ रहा था, ये आरएसएस वाले कह रहे थे कि लेकिन हरिंदर ताऊ, अब गोदी मीडिया तो उन चीजों को नहीं दिखा रही है। और दूसरी चीज, सबकी राजनीति राम मंदिर के जो मुद्दे में सब जो है छिप गई है। आप किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिए, गोदी मीडिया केवल अयोध्या और राम मंदिर का शिलान्यास दिखा रही है, और सारे मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, और जो अभी संसद की घटना हुई, जो नौजवान अपनी आवाज उठाने के लिए संसद में कूद गए। तो क्या 2024 से पहले की जो राजनीति है वो कुछ और थी, और जो 2024 के बाद की राजनीति रहेगी वो कुछ और रहेगी? और गोदी मीडिया के बारे में जरूर बताएं। देखो भाई, एक कहावत है, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा। अगर ये दलाल मीडिया, मैं इसे गोदी मीडिया नहीं कहता हूं, मेरी भाषा ही अलग है, क्योंकि दलाली पे चलते हैं। जो पैसा देते हैं उसके लिए भोगते हैं ये लोग। तो अब इसे मीडिया कहना, मीडिया का अपमान करना है। ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको वो नाम दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मीडिया होती थी पहले कि देश का प्रधानमंत्री विदेश जाएगा तो उसके साथ देश के पत्रकार जाएंगे, वो हवाई जहाज में पत्रकारों से बात करेगा, वो विदेश में पत्रकारों से बात करेगा, फिर जब इंडिया में आएगा तो इंडिया में आकर के पत्रकारों के सवालों के जवाब देगा। मेरा एक और सवाल हमारे देश का, हरिंदर साहब आपसे एक सवाल हो रहा है कि कोई भी भारत के सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बात करें कि कोई भी व्यक्ति यदि प्राण प्रतिष्ठा या किसी भी पूजन में बैठता है, हवन में बैठता है, तो अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठता है। आप के विचार जानना चाहेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा कैसी प्रतिष्ठा होगी? देखो भाई, सुना तो, और इससे पहले आज तक किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, उसका शिलान्यास हो या भूमि पूजन हो, कोई राजनेता नहीं करता, क्योंकि राजनेताओं के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा हुआ होता है। और जो मन से, तन से, वचन से, बुद्धि से, ज्ञान से जो व्यक्ति शुद्ध होता है, वही व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। और अगर कोई करेगा तो वो अधर्मी होगा। आप मुझे बताओ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी केदारनाथ की, किसने की थी? बद्रीनाथ की किसने की थी? कौन सा राजनेता गया था? देश के और मंदिरों में किसने प्राण प्रतिष्ठा की थी? मैं एक सवाल और करूंगा आखिरी आपसे हरिंदर साहब। मैं एक सवाल रवि नहीं है, ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा है, गद्दी बचाने की प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा, आप देखो इनके पोस्टर, राम छोटा है, मोदी बड़ा है। तो ये अपने आप को भगवान राम से भी बड़ा दिखा रहा है, और इसी को अहंकार और तानाशाह कहते हैं। मैं एक सवाल और लूंगा हरिंदर साहब आपसे। पहले मैं एक सवाल रवि चौधरी जी से कर लेता हूं, एक बहुत अच्छा, क्योंकि इनको भी आपकी आवाज नहीं आ रही।
जो रवि चौधरी हैं, इनको भी आध्यात्म का बहुत ज्ञान है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी जैसे हरिंद्र ताऊ ने कहा कि राम छोटे हैं पोस्टर में और मोदी जी बड़े हैं, आपके विचार जानना चाहेंगे रवि चौधरी जी। देखिए, किसी पोस्टर में किसी छोटे या बड़े होने से, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आपका सवाल क्या है? मुझे आवाज नहीं आ रही। दोबारा से कनेक्ट, मैं दोबारा आता हूँ। जी चौधरी साहब बताइए। किसी पोस्टर में रामचंद्र जी का चित्र छोटा या बड़ा होने से श्रद्धेय, आदरणीय और हृदयंगम सबके मन मस्तिष्क मन पटल पर रहने वाले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का कद कम नहीं हो जाता है। और मुझे लगता है कि आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मन में भी श्री रामचंद्र जी का कद और उनके मन पटल पर बड़ा ही होगा, तभी वो इस शिलान्यास में जा रहे हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं, उनको मनस्थ वो ले रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं श्रद्धा के भाव तो उनके बड़े होंगे, तभी वो इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा में वो जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना। जी नहीं, आपके विचार से जो आज राजनीति का माहौल है जी, और जो मीडिया की भूमिका है, और केवल एक ही व्यक्ति को मीडिया के अंदर दिखाना, बाकी की कोई बात नहीं दिखाना, किसी समस्या मुद्दा, जैसे मणिपुर की घटना हुई, मणिपुर नहीं दिखाया गया, और एक लड़की, एक लेडी जो पाकिस्तान से भारत आई, उसी को ही गोदी मीडिया दिखाती रही, मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं दिखाया। ऐसा ही आज है, केवल अयोध्या और राम मंदिर के अलावा बाकी कोई मुद्दे नहीं दिखाए जा रहे हैं। आपके विचार क्या हैं रवि चौधरी? जी जी जी, मैं इस पे एक बात पुनः स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मीडिया मूलतः चौथे स्तंभ के रूप में देश में माना जाता है। देश के चार स्तंभ में एक स्तंभ मीडिया को माना जाता है, और मीडिया से उम्मीद की जाती है कि मीडिया अपना काम चरित्र से, उत्तम चरित्र से, मन से और पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ करेगा। वर्तमान परिस्थिति कुछ परिवर्तित परिस्थिति दिखाई दे रही है, जहां मीडिया ना उसमें उस चरित्र के निर्माण को दिखाई दे पा रहा है जो चरित्र मीडिया का होना चाहिए। एक पत्रकार, यानी कि आपके मीडिया फेल है आज के समय में, जो स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन मीडिया है, जो वो फेल है, और वो पब्लिक के, आम लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? फेल और पास तो दूसरा मुद्दा है। मैं एक पहले स्पष्ट कर दूं कि मीडिया का जो वास्तव में सही रूप से मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, जो वास्तव में मीडिया का जो कार्य है, वो कार्य वो उतनी निष्ठा से नहीं कर पा रही है जितनी निष्ठा से उसको करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आप बने रहें, मैं एक सवाल हरिंदर ताऊ से और आखिरी सवाल है मेरा जो मैं हरिंदर ताऊ से लेना चाह रहा हूँ। हरिंदर ताऊ, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है भैया जी। हरिंदर ताऊ, अभी मैंने रवि चौधरी जी से सवाल किया था, क्या आज भारत में जो मेन मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल हैं, वो सफल हैं या असफल हैं, आपसे जानना चाहेंगे। और केवल एक ही व्यक्ति को दिखाना, दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं करना, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको नहीं दिखाना, बेरोजगारी को नहीं दिखाना, केवल एक सरकार के प्रेशर में काम करना, ये आपके विचार जानना चाहेंगे। क्या गोदी मीडिया, जिसको आप दलाल मीडिया कहते हैं, वो फेल है, हो गई है? देखिए, देश में मीडिया नाम की कोई चीज है नहीं। जितने चैनल हैं आप देखो, किसके? उद्योगपतियों के, कुछ अडानी के, कुछ अंबानी के, 2-4 बच रहे सुभाष चंद्र के। तो अब जब सरकार से मुझे PSU खरीदने हैं, सरकार से सब चीज मुझे मिल रही है, तो मैं सरकार के गुण गाऊंगा या किसके गाऊंगा? आप ये देखो ना भाई, जो अडानी अंबानी के चैनल हैं
तो वो उद्योगपतियों के चैनल हैं। तो वो उद्योगपति अपने फायदे के लिए ही तो उन्होंने चैनल खरीदे हैं। जी, उन्होंने चैनल खरीद करके सरकार को दे दिए हैं, और पीएमओ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देता है कि आज पूरा दिन ये एजेंडा चलना है, वही चलेगा। तो अब जब देश में मीडिया बची नहीं है तो आप मीडिया की बात ही ना किया करें, क्योंकि ठीक है। इसीलिए जब मीडिया ने कोई शब्द नहीं दिखाए तभी तो राहुल गांधी को सड़कों पे चलना पड़ा कि मीडिया हमारी बात ही नहीं करती है, तो हम सीधे जनता से मिल लेते हैं। तो पहली जो यात्रा करी थी वो यही कारण था राहुल गांधी का कि जनता से सीधा संवाद करना। और अभी मैं सुन रहा था कि वो 14 तारीख से दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये यात्रा तो वहां से शुरू होगी जिस पे मोदी जी क्या कहेगा बोल ही नहीं सकते। और 25 तारीख को देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री से बढ़िया ड्रामेबाज शायद वर्ल्ड में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी में जाते हैं उन्हीं से अपना रिश्ता बना देते हैं। उन्होंने परसों ईसाइयों से बना दिया, कल परसों उन्होंने जो है सिखों से बना दिया। वो जिस कम्युनिटी में जाते हैं उसी से अपना रिश्ता बना देते हैं। और हमारे देश की जनता को इस मीडिया ने ऐसा अंधभक्त बना दिया कि ये कुछ भी बोले बस उन्हें तो ताली बजानी है। कि जिस तरीके से मोदी खड़ा होके कह देता है गुजरात में कि आप जानते हो महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था उसकी माँ गुजराती थी। तो आप बताओ, घोड़े की माँ को भी बता दिया, ये नहीं बताया पर उस घोड़े उसका पिता कौन था चेतक का, उसे और बता देते तो बहुत अच्छा लगता देश को सुनने में। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? ये वही देश का प्रधानमंत्री है। हरेंद्र ताऊ से मेरा एक आखिरी सवाल है क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। कल एक नया मुद्दा लेके आएंगे और कल एक नई ऊर्जा के साथ बात करेंगे। हरिंदर ताऊ, मैं आपसे केवल एक लाइन में एक जवाब चाहता हूं कि 2024 में बीजेपी कितनी सीटें ले रही है? देखिए, अगर प्लानिंग के हिसाब से इंडिया गठबंधन लड़ा तो बीजेपी 200 से नीचे चली जाएगी। लेकिन एक चीज का लिख लो, सीट कितनी भी आए मोदी देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनेगा, ये गारंटी है। ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज बताइए आप, राजस्थान में 25 सीट है, अगर बीजेपी 25 भी जीतती है तो 25 ही तो जीतेगी, 27 नहीं जीत सकती। इसके पास 303 सीट है। बिहार का एक नियम है, जहां 2 मिलेंगे सफाया कर देंगे। तो बिहार में जो गड्ढा पड़ेगा उसे ये कहां से भरेंगे? ममता मायावती, हरिंदर ताऊ आपसे जानना चाहूंगा, अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ गई तो क्या नतीजे रहेंगे? उत्तर प्रदेश में ये 20 सीट पर रुक जाएंगे बीजेपी, मायावती के आने से 20 से डाउन पे। देखिए, 1 और 1 11 होते हैं। और मायावती जी तो आना चाहती हैं। आज मैं एक खुलासा कर देता हूं, अभी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आना चाहती हैं, लेकिन मायावती जी की और उनके भाई की आनंद की दोनों की फाइल अमित शाह की टेबल पे रखी है, उससे बता दिया गया है। और हमारे कुछ जानकार जो लोग कहते हैं आपस में, जो लोग देश के लोग हैं, वो कहते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद मायावती जी आएंगी। मायावती जी जिस दिन इंडिया गठबंधन में आएंगी, नेक्स्ट अगले दिन ईडी और इनकम टैक्स में से कोई सा भी एक डिपार्टमेंट मायावती जी के द्वार पे मिलेगा। आज ये नोट करके रख ले कि ताऊ ने ये शब्द कहे थे। तो एक बार और बता दें, कितनी सीटें बताई आपने? अगर मायावती भी गठबंधन में आ गई तो कितनी सीटें? अगर मायावती गठबंधन में मिल गई
अगर वो जेल जाने से नहीं डरी तो समझ लो 150 पे बीजेपी को रोक देंगे हम लोग, ये गारंटी है। ठीक है, आपका दोनों का, रवि चौधरी जी और हरिंदर ताऊ का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिंदर ताऊ जो कि अपनी बेबाक जुबान के लिए जाने जाते हैं और इनका एक नीडर अंदाज है जो हमेशा बना रहता है। और मैं हरिंदर ताऊ और रवि चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कल नई ऊर्जा और नए संवाद के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।